Let's start with introduction of antennas. This is the second unit और इंट्रोडक्शन ऑफ एंटेनास में हम समझेंगे एंटेना होता क्या है और एंटेना की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम एंटेना को किन किन क्वांटिटीज में मेजर करते हैं और हमें कैसे मालूम पड़ता है कोई एंटेना अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो बिगिन विथ डेफिनेशन ऑफ एंटेना. एंटेना इज नथिंग बट ए ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर क्या करता है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो एंटेना भी एक ट्रांसड्यूसर है. ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेगा एज ए ट्रांसमिटिंग एंटेना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसको कन्वर्ट कर देगा एनर्जी को. यानी कि अगर हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटेना है तो हमें उसको सप्लाई देना पड़ेगा जो कि हमारा एसी सिग्नल होगा और वो उस एसी सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडिएट कर देगा. ठीक. अगर आपके पास रिसीविंग सिग्नल है, रिसीविंग एंटेना है, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करेगा और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके रिसीवर को दे देगा. सो इन बोथ केस एंटेना वर्क्स एज ए ट्रांसड्यूसर ओनली. इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच एंटेना रेडिएट्स इफिशिएंटली. हमने अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एंटेना बनाया है तो हमें बताना पड़ेगा कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है. इसका मतलब है वो उस फ्रीक्वेंसी से 2-5% अबव फ्रीक्वेंसी और बिलो फ्रीक्वेंसी काम कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर बैंडविड्थ ऑफ द एंटीना. लेकिन एक उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी जो उस पूरे बैंडविड्थ के बीचों बीच होगी, जिसको हम बोलेंगे कि एंटीना इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है. एंटीना का गेन क्या है? एंटीना गेन के ऊपर एक टॉपिक है जिसको हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसका मतलब सिर्फ ये है कि एंटीना का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू आइसोट्रोपिक एंटीना कैसा रहेगा, तो उसका हमें गेन मालूम पड़ता है. डायरेक्टिविटी का मतलब है मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन ऑफ एन एंटीना इज डायरेक्टिविटी. तो डायरेक्टिव गेन और उसका मैक्सिमम, उसको हम डायरेक्टिविटी कहते हैं. रेडिएशन पैटर्न क्या है? एंटीना किस तरह बिहेव करेगा, अगर उसको हम प्लेन में देखेंगे तो उसका रेडिएशन कैसा दिखेगा. फॉर एग्जांपल हमने क्लियर किया है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना या हम आइसोट्रोपिक रेडिएटर कहते हैं. उसका रेडिएशन पैटर्न एक परफेक्ट स्फीयर की तरह होता है. फुटबॉल कंप्लीट स्फीयर, या हम कह सकते हैं बॉल जो होती है जो एकदम परफेक्ट शेप रहता है उसका. तो आइसोट्रोपिक एंटीना हर एंगल पर सेम रेडिएट करेगा क्योंकि इसका रेडियस सब जगह सेम है. लेकिन प्रैक्टिकली तो आइसोट्रोपिक एंटीना नहीं होता है. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंटीना कहीं ज्यादा रेडिएट करेगा, कहीं कम रेडिएट करेगा. उससे हमें उसका रेडिएशन पैटर्न कैसा बना, किस एंगल पे उसने ज्यादा रेडिएट किया, वो हम रेडिएशन पैटर्न देख के बता सकते हैं. फिर एंटीना की इफिशियंसी, हमने कितना इनपुट दिया और वो कितना आउटपुट दे रहा है. हमने इनपुट बढ़ाने पर क्या उसका आउटपुट बढ़ रहा है या सैचुरेशन आ गया है या एंटीना इफेक्टिवली रेडिएट नहीं कर रहा, रिटर्न लॉसेस हो रहे हैं, ये सब बताता है एंटीना की इफिशियंसी. देन फ्रंट टू बैक रेशियो. फ्रंट टू बैक रेशियो का मतलब है अगर मेरा एंटीना जो मेरी डिजायर्ड डायरेक्शन है उसमें मैक्सिमम रेडिएट कर रहा है, इट्स ओके, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना रेडिएट कर रहा है. सो रेशियो ऑफ दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक. ये फ्रंट टू बैक रेशियो है जो हमें मालूम पड़ेगा डिजायर्ड और एग्जैक्टली 180 डिग्री फ्रॉम डिजायर्ड डायरेक्शन में इसका रेडिएशन कैसा रहेगा. नेक्स्ट होता है बीम विड्थ. बीम विड्थ का मतलब है हाफ पावर पॉइंट के बीच का एंगल. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है हाफ पावर पॉइंट के बीच का एंगल. अब आप देखिए इसका हाफ पावर मैंने टेंटेटिवली लिया तो मुझे ये एंगल मिला. लेकिन अगर मेरी बीम नैरो है, नैरो का मतलब ये देखिए, अब आप इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है ये बीम नैरो है. इट मींस ये एंगल इसका कम रहेगा. तो ये बीम विड्थ से हमें मालूम पड़ता है कि इसका हाफ पावर पॉइंट्स किधर हैं. फिर एंटीना का अरे क्या है, इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे. एंटीना के अरे कितने टाइप के होते हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन से अरेज हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है. देन पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या है, हमें किस एप्लीकेशन में किस तरह का पोलराइजेशन नीडेड है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. और रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
कैन बी डिफाइंड एज ए वेव कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच का जो वेरिएशंस हैं वो किस तरह हैं प्लेन पर। ईएम वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस व्हाइल कैरिंग एनर्जी एट स्पीड ऑफ लाइट। हम सबको मालूम है कि जो ईएम वेव्स होती हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसीज ईएम वेव्स आर इंटेंशनली जनरेटेड बाय सेलुलर फोन। हम जो जेब में सेलुलर फोन लेके घूमते हैं वो अनइंटेंशनली जनरेट करता है, वॉकी टॉकी भी जनरेट करता है। इसीलिए आपसे कभी भी हम हॉस्पिटल में जब आईसीयूज में जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि आप मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करें, या हम जब एयरक्राफ्ट में एयरप्लेन में बोर्ड होते हैं तो लैंडिंग और डिपार्चर के टाइम बोला जाता है, क्योंकि ये उनके इक्विपमेंट को इंटरफेरेंस कर सकता है। दे आर अनइंटेंशनली जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। जब इलेक्ट्रिक मोटर इग्नाइट होती है, या हम कोई भी इग्निशन सिस्टम है, मेडिकल इक्विपमेंट हमने बात की, कंप्यूटर सिस्टम, और सन जो लाइटनिंग होती है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इवन सन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। जैसा कि हम बोलते हैं ईएम, इसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। बोथ आर कंपेनियंस, ये दोनों एक साथ ही आएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दैट्स व्हाई हम इनका नाम हमेशा एक साथ लेते हैं। वेयर इज द वन सो इज द अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर, व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर्ड इन एम्पियर पर मीटर। अब हम एनालॉजी की बात करेंगे। हमने नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा है, और नेटवर्क एनालिसिस से हम ईएम वेव पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप देखिए सर्किट में क्या हुआ करता था, सर्किट थ्योरी जब हमने पढ़ते थे, और आप जब ईएम फील्ड पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखेगी, उस टेबल में हमें क्लियर है कि जो चीज यहाँ पे वोल्टेज था उसको हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे, वो वोल्ट्स पर मीटर हो जाएगा। ये एनालॉजी है, ठीक। जो इलेक्ट्रिक करंट था एम्पियर में, उसकी जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H आ जाएगा, जो है एम्पियर पर मीटर में, ठीक। आप कॉल उसको रेफर कीजिए, आपको और भी इसमें एनालॉजी मिलेंगी। जो सर्किट इंपेडेंस था ओम में, वो अब कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है ईटा, यूनिट इसकी अभी भी ओम है। इसके अलावा जो रिलेशन था फेमस I इंटू जेड, उसकी जगह अब रिलेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू H इंटू ईटा। अब आप देख लीजिए, अगर आप H और ईटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूनिट वाइज भी ये मिलेगा, ठीक। फिर एक हमारा रिलेशन था पावर का, जो पावर था वो था वोल्ट्स इंटू करंट। अब यहां पावर डेंसिटी आ जाएगी, और H इंटू ई। अब मैं यूनिट वाइज देखूं तो H की यूनिट है हमारे पास एम्पियर पर मीटर, और E की यूनिट है हमारे पास वोल्ट्स पर मीटर। तो एम्पियर इंटू वोल्ट्स हमें मालूम है ये वॉट बनेगा, लेकिन अपॉन में मीटर स्क्वायर है, जो ये शो करता है कि नाउ दिस इज पावर डेंसिटी, ठीक। तो ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन में कंप्लीट हुआ है। हमने देखा एंटीना होता क्या है, उसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक देखी, और उन कुछ के मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम बची हुई चीजों का भी एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे।